हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मज़े में ही होंगे। और हाँ, हम लोगों ने लाइव में ये लेक्चर ये जो मेथड है डिस्कस करना बाकी है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने कंप्लीट कर लिया है लाइव में। तो आज मैं आपको ये मेथड जो है लास्ट मेथड है जिसको कहते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन मेथड, बराबर है, वो आज हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। लास्ट वाले अगर आपने वीडियो में देखा होगा तो हमने डिस्कस किया था कि भाई हार्डनेस कितने टाइप के होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय हार्डनेस सबसे पहले। देन वी आर डिस्कसिंग द टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस की क्या होती है टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, और उसको रिमूव करने के हमने मेथड्स भी पढ़े थे। तो मेथड्स के अंदर हमने बॉइलिंग मेथड पढ़ा था, उसके बाद हमने कैलगॉन मेथड पढ़ा था, वॉशिंग सोडा मेथड पढ़ा था, लाइम है। तो सारे मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। इवन हमने परम्यूट्यूड यानी कि जियोलाइट वाला भी मेथड पढ़ा था। लेकिन क्या आप जानते हो कि परम्यूट्यूड मेथड के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स है, बराबर है, और वो ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आज हम लोग एक नया मेथड लेकर आए हैं। तो परम्यूट्यूड मेथड के अंदर क्या था कि अगर आपका पानी हार्ड है तो उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम भी होंगे और कुछ एनायंस भी होंगे, जैसे कि Cl माइनस होना, सल्फेट, SO4 माइनस होना, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स, इन सबको रिमूव करने के लिए बेटा हमें जो है कुछ और मेथड्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। यानी कि ड्रॉबैक क्या निकल के आता है हमारे सामने कि भाई वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक यही है कि कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो तो चलो सामने सोडियम है, जियोलाइट है, तो उसके सामने Na के सामने Ca+2 या तो Mg+2 रिप्लेस हो जाता है। लेकिन वहाँ पर एनायन जो है, जैसे कि हमारे पास Cl माइनस, SO4 माइनस या तो बाइकार्बोनेट है, बराबर है, तो ये सारे जो प्रेजेंट होते हैं हार्ड वाटर में वो रिमूव नहीं होते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए हम लोग ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर के बारे में पढ़ेंगे। नाम क्या है? ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, जो स्टूडेंट्स मेरा पहली बार आ रहे हैं और आप वीडियो देख रहे हैं तो आगे के भी वीडियोस आप फॉलो कर लीजिए, सारे के सारे वीडियोस आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता चलेगी हाइड्रोजन में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, बराबर है। एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज रेजिन के अंदर। आयन एक्सचेंज रेजिन जो है बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये जो आयन एक्सचेंज रेजिन है उसमें एक है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एक है हमारे पास एनायन एक्सचेंज रेजिन, बराबर है। तो दो टाइप के रेजिन होते हैं जिसको हम लोग जनरली ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर, बराबर है। कैटायन एक्सचेंजर के अंदर क्या क्या होगा तो मैं आपको बता दूं। कैटायन एक्सचेंज रेजिन जो है, दिस रेजिन कंटेन्स ग्रेन्यूल इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड हैविंग जाइंट मॉलिक्यूल, जिसके अंदर ग्रुप कौन सा होगा? COOH ग्रुप होगा, या तो वहां पर और एक ग्रुप हो सकता है जिसको कहते हैं सल्फोनिक एसिड यानी SO3H ग्रुप बेटा। तो जिसमें द रेजिन ये रेजिन जो इसमें वापस द रेजिन कंसिस्ट ऑफ अ जाइंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क अटैच्ड टू द एसिडिक ग्रुप वेदर इट विल बी COOH और SO3H ग्रुप, बराबर है। तो यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है एक बड़ा सा, अगर मैं लिखूं यहाँ पर RCOOH, तो R जो है बेटा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक जाइंट मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, बराबर है। It can be represented by RCOOH और it can be represented by RSO3H। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, एनायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंज जो रेजिन है ये जो है एक जाइंट हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बेसिक ग्रुप को अटैच करवाता है। यानी कि यहाँ पर जो हम लोग देखेंगे कि RNH3+OH माइनस है, जहाँ पर R जो है एक जाइंट हाइड्रोकार्बन पार्ट है और NH3+OH माइनस वाला एक है, वो एक हमारा फ्रेमवर्क है, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कंटेंट भी लिखेंगे जो आपके लिए फायदे में रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या? कैटायन एक्सचेंज रेजिन। कैटायन एक्सचेंज रेजिन, बराबर। तो शॉर्ट में पॉइंट्स लिखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ जायंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क, बराबर है, अटैच टू एसिडिक ग्रुप such as COOH as well as SO3H, बराबर है। ये हो सकता है, दे मे बी रिप्रेजेंटेड बाय RCOOH और
SO3H, ये हो जाएगा इसके बारे में। एंड सिंस दिस रेजिन कैन एक्सचेंज H प्लस आयन, ये रेजिन क्या करेगा बेटा, H प्लस आयन को एक्सचेंज करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस दिस रेजिन एक्सचेंज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सचेंज H प्लस आयन्स विथ cations such as Ca plus 2 or Mg plus 2, okay, ions present in हार्ड वाटर में बेटा क्या रहता है, Ca प्लस टू और Mg प्लस टू, इसको रिप्लेस कौन करेगा, H प्लस, बराबर है, H प्लस के सामने इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा, इसलिए दैट इज कॉल्ड कैटायन एक्सचेंज रेजिन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कैटायन एक्सचेंज रेजिन, इसको कैटायन एक्सचेंज रेजिन कह सकते हैं हम लोग। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, बराबर, पीडीएफ में भी दी हुई है, वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में है, मजा आएगा आपको। दूसरा है एनायन एक्सचेंज रेजिन। अगर हम लोग एनायन एक्सचेंज रेजिन की बात करेंगे तो इसके मेन पॉइंट क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ जायंट हाइड्रोकार्बन फ्रेमवर्क विथ OH माइनस ग्रुप यानी बेसिक ग्रुप, OH माइनस ग्रुप यानी कौन सा, बेसिक ग्रुप, बराबर है। यूजुअली फॉर्म सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहता है ये बेसिक ग्रुप, इन फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बेटा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो NH4OH यानी NH4 प्लस और OH माइनस, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करवा दो, R लगा दो, क्या बोलेंगे, RNH3 प्लस OH माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा एनायन एक्सचेंज रेजिन। यहाँ पर क्या होता है, तो इसमें बेटा जो Cl माइनस है एंड SO42 माइनस है, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस आयन्स present in hard water replaced by we can say, किससे रिप्लेस हो जाएगा, OH माइनस से, किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये OH माइनस है, OH माइनस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनायन एक्सचेंज रेजिन। चलिए, तो अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारा मेन पॉइंट जो है उसके अंदर क्या सीखना है। तो आप देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर प्रोसेस है, ध्यान से पहले प्रोसेस को समझिए, फिर हम लोग इक्वेशन भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, इम्प्योर वाटर। अब इम्प्योर वाटर में क्या क्या हो सकता है, तो इम्प्योर वाटर में Na प्लस तो छोड़ो, Ca+2 हो सकता है, Mg+2 हो सकता है, सल्फेट हो सकता है और Cl माइनस हो सकता है, बराबर। ये पानी यहाँ से अंदर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, डाइल्यूट एसिड फॉर रीजनरेशन, वो बात की बात है, रीजनरेशन। यहाँ अंदर क्या है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है, कैटायन एक्सचेंजर रेजिन होगा, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही ये पानी यहाँ पर आएगा नीचे, इसमें कैटायन एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी कि Ca+2 और Mg+2 की जगह पर H प्लस आ जाएगा, तो Ca+2 Mg+2 यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ से जो पानी बाहर निकल रहा है उसके अंदर H प्लस रह जाएगा, H प्लस के साथ हमारे पास होगा क्लोराइड और सल्फेट। यही पानी बेटा जब आगे बढ़ते हुए जाएगा तो इसमें से हमें एनायन को रिमूव करना है, तो यहाँ पर जो पानी आएगा वो एनायन एक्सचेंज के साथ रिएक्शन करेगा। एनायन एक्सचेंजर रेजिन जो है बेटा, उसमें से Cl माइनस और SO42 माइनस को रिप्लेस करते हुए सामने OH माइनस दे रहे हैं। इसका मतलब कि जब आपका बाहर पानी निकल के आ रहा है उसके अंदर डीमिनरलाइज वाटर होता है और सिर्फ बचता है H प्लस और OH माइनस। फिर से सुनेंगे आप, सबसे पहले आपने इम्प्योर वाटर लिया हुआ है जिसको आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया। इम्प्योरिटी क्या क्या है, कैल्शियम+2 है, हार्डनेस की वजह से Ca+2 Mg+2 Cl माइनस SO2 माइनस, ये सारे हैं। जैसे ही वो पार्ट 1 में जाता है वहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि वो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में जा रहा है, तो जैसे ही वहां पर जाएगा वहां पर कैटायन एक्सचेंजर रेजिन क्या करेगा, कैटायन के सामने कैटायन, नाम ही इम्प्लाइज करता है कि क्या हो रहा है,
तो H प्लस जो है वो सामने Ca+2 और Mg+2 क्या क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। अब आगे जैसे जैसे सॉल्यूशन बढ़ेगा, वो पानी ही है जिसमें अभी भी क्लोराइड और सल्फेट है, तो वो आगे जाएगा और एनायन एक्सचेंज रेजिन में Cl और SO4 की जगह पर OH- आ जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे हो रहा है एग्जैक्टली, आप हमें समझाइए। तो आप यहाँ पर बने रहिए, यहाँ पर इक्वेशंस में आपको दिखाई दे रहा है। तो आप पहले इक्वेशन देखो बेटा, इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, 2RCOOH, जिसमें C माइनस और H प्लस है। अब H प्लस यहाँ पर जो है ना, Ca+2 यहाँ पर आ जाएगा, किसकी जगह पर, H प्लस को रिप्लेस करेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, एग्जॉस्टेड रेजिन, यानी कि RC ट्वाइस कैल्शियम। ये CaCl2 हार्ड वाटर में से आ रहा है, तो कैल्शियम की जगह पर H प्लस आ गया, तो H प्लस जो है यहाँ पर है H प्लस और Cl माइनस, इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा। अगर RCOOH का MgSO4 के साथ रिएक्शन हो रहा है तो दैट इज फ्रॉम हार्ड वाटर, और यहाँ पर भी आप 2 मोल्स ऑफ RCOOH लिख लो, बातें वही रहेगी। तो ये बना देगा ये RCOO ट्वाइस Mg, और यहाँ पर H प्लस और SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पहले स्टेज में जो पानी बाहर आता है, द वाटर बिकम सॉफ्टन बट नॉट यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज, क्योंकि अभी भी उसके अंदर Cl माइनस और SO4 2 माइनस है। यानी यहाँ पर इस पहले कंपार्टमेंट में से, ये कंपार्टमेंट नंबर 1 है, दैट इज कंपार्टमेंट नंबर 2। तो 1 में से जो पानी बाहर आता है उसमें भी अभी क्या है, हमारे सामने Cl माइनस है और SO4 2 माइनस है। नेक्स्ट इक्वेशन सीधा यहाँ पर फोकस करो, RNA3 प्लस OH माइनस, और यहाँ पर H प्लस ना लिखो तो चलेगा, Cl माइनस के साथ क्या हो जाएगा, RNA3 प्लस Cl माइनस और OH माइनस हो जाएगा फ्री। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, एनायन के सामने एनायन जो है वो रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इस कंपार्टमेंट में जो रेजिन है उसको क्या कहते हैं, एनायन एक्सचेंजर रेजिन, बराबर है। तो इस तरह से पानी जो हमें लास्ट में मिलेगा उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ H प्लस और OH माइनस। दिस वाटर इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, नाउ इट कैन बी यूज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पज। अब ये ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आफ्टर सम टाइम्स व्हेन बोथ द रेजिन्स गेट एग्जॉस्टेड, प्रोसेस स्टॉप। यानी क्या हो जाएगा, रेजिन के अंदर मान लो कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन था, उसमें H प्लस जो था उसकी जगह पर सारे के सारे अब क्या आ चुके हैं, Ca+2 और Mg+2 आ चुके हैं। और एन ये था हमारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन। एनायन एक्सचेंजर रेजिन में क्या हो जाएगा, सारे के सारे Cl माइनस और SO4 2 माइनस आयन रिप्लेस कर देंगे किसको, OH माइनस को। तो ये दोनों रेजिन अगर एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास रीजनरेशन ऑफ रेजिन, यानी हमें रेजिन को रीजनरेट करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि कैटायन एक्सचेंज रेजिन को कैसे हम लोग रीजनरेट कर पाएंगे। तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन यानी RCOO ट्वाइस Ca को हम लोग एसिड के साथ डील करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे। तो HCl के साथ जब ट्रीट करवाएंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर RCOOH प्लस CaCl2, यानी दिस इज द एसिडिक ग्रुप रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन वापस यूज होने के लिए तैयार। इसी तरह से अगर हम लोग एनायन एक्सचेंजर रेजिन को रीजनरेट करना चाहते हैं तो वी विल यूज द डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर RNA3 प्लस Cl माइनस है, और वो NaOH जब आएगा तो क्या हो जाएगा, वापस वो सब्सटीट्यूटेड एमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से वो रीजनरेट हो जाता है। तो रीजनरेशन प्रोसेस इतना ही है। और ये पूरा जो आयन एक्सचेंजर मेथड रेजिन है, आयन एक्सचेंज जो मेथड है बेटा, उसको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद की कहानी आती है हैवी वाटर की। तो हैवी वाटर में सबसे पहले क्या है, यहाँ पर हमारे सामने मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या है बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आप देखो सबसे पहली मेथड कौन सी है, रिपीटेड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो जहाँ पर इसकी बात आती है प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर की, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यानी कि इम्प्योर वाटर डिसोसिएट इंटू H प्लस इंटू OH माइनस। तो पानी का H प्लस और OH माइनस का डिसोसिएशन होता है, वाइल फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ D2O विल डिसोसिएट इंटू D प्लस एंड OD माइनस। D2O जो किस में डिसोसिएट होगा, D प्लस और OD माइनस में। तो दिस इज ड्यू टू द मोर मास हैव अ लेस मोबिलिटी। ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा है 1H1 और 1H2, 2 है उसका एटॉमिक मास।
तो मास ज़्यादा होने से क्या होता है, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है, यानी घूमना फिरना बेटा ऐसा हो जाता है ना एकदम पट्ठा जैसा, तो घूमना फिरना कम कर देता है। H प्लस जो है वो उसका मास कम है बेटा प्रोटियम का। वाई H प्लस एंड OH माइनस विल मूव टूवर्ड्स कैथोड, दैट इज वाई इसकी मोबिलिटी जो है बेटा, ये डिसोसिएट तो हो गए लेकिन मोबिलिटी इन दोनों की ज़्यादा थी और इसकी मोबिलिटी कैसी थी, कम थी, तो वो मूव करेंगे कैथोड की और एनोड की और रिस्पेक्टिवली, while D minus और OD minus will be in the solution. This process will be repeated for 6 टाइम, इस प्रोसेस को 6 बार रिपीट किया जाता है, बराबर। इस तरह से ये पहली मेथड है रिपीटेशन की, बराबर। इसके अलावा बहुत सारी मेथड है जिससे ये बनाया जा सकता है, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बराबर, ये भी हो सकता है। अब आगे हम लोग जो डिस्कस करने वाले वो उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, along with it is a chemical property. फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा हैवी वाटर इज द कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड मोबाइल लिक्विड। नियरली ऑल द फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द ऑर्डिनरी वाटर। तो ये चीज़ें हैं ना वो रट्टा मारने वाली है, याद करने वाली, इसमें कोई लॉजिक नहीं बैठता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें है सबसे पहले एक्शन विथ मेटल्स, बराबर। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग जब एक्शन करेंगे यानी कि 2D2O प्लस Na, तो आप एक चीज़ याद रखो बेटा, देखो यहाँ पर अगर 2H2O प्लस 2Na होता तो तुम क्या लिखते हैं, 2NaOH प्लस H2, बस इसी रेफरेंस में सोचना है और कुछ नहीं। H की जगह D कर दो, ड्यूटेरियम, बराबर, हैवी वाटर का, तो ये बनाएगा सोडियम डिट्रोक्साइड और D2। अगर उसका कैल्शियम के साथ करेंगे तो कैल्शियम डिट्रोक्साइड और D2, बस इतना ही करना है। तो ये है हमारा एक्शन ऑफ मैटर। दूसरा है रिएक्शन मेरा एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ कैसे, तो व्हेन Na2O इज रिएक्टेड विद D2O, तो याद करो कि Na2O प्लस H2O क्या देता था, 2NaOH, तो ये भी देगा 2NaOD, और कैल्शियम ऑक्साइड का D2O के साथ रिएक्शन देगा आपको CaOD ट्वाइस। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, तो क्या करेंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लेंगे हम लोग, जैसे कि फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हो गया, या तो सल्फर का ऑक्साइड हो गया, या तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो गया, तो उसके साथ भी ये रिएक्शन देता है। और क्या देता है, समझो कि N2O5 जो है वो इसमें 2HNO3 यानी कि क्या बोलते थे, नाइट्रिक एसिड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूटेरियो नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं, ड्यूटेरियो फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, यानी डी की जगह दिमाग में H रखो तो डी फटाफट आ जाएगा, बराबर। P2O5 प्लस H2O तो H3PO4 की जगह D3PO4, बस इतना ही है। तो जैसे ही H दिमाग में लाओगे ये इक्वेशन सारे इजी हो जाएंगे। SO3 प्लस वाटर क्या मिलता था, तो H2SO4, तो यहाँ पर D2SO4, बराबर है। इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। आगे है यहाँ पर हमारे सामने जो इक्वेशन जिसको कहते हैं एक्शन विथ मेटालिक कार्बाइड्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वाटर, हैवी वाटर रिएक्ट्स विथ कार्बाइड्स, फॉस्फाइड्स, नाइट्राइड्स, आर्सेनाइड्स टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ड्यूटेरियो कंपाउंड्स, बराबर। तो यहाँ पर जैसे कैल्शियम कार्बाइड आ गया तो क्या बनाएगा, CaOD ट्वाइस प्लस C2D2, C2H2 था ना, उसकी जगह पर C2D2 आ जाएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड का रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर एल्यूमिनियम कार्बाइड हमें क्या देता है, AlOD थ्राइस और CD4, जैसे मीथेन होता है CH4 वैसे ही बनेगा ड्यूटेरियो मीथेन। Mg3N2 यानी मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो D2O के साथ क्या देगा आपको, MgOD ट्वाइस प्लस ND3, NH3 की जगह पर ND3। तो बाकी सारे रिएक्शन में देखो कैल्शियम फॉस्फाइड है तो ये देगा 2PD3, यानी यहाँ पर PH3 होता अगर यहाँ पर H2 होता, फॉस्फेन, बराबर, तो ये ड्यूटेरियो फॉस्फेन। सोडियम आर्सेनाइड व्हेन रिएक्टेड विद D2O टू गिव NaOD प्लस AsD3। और अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। द सॉल्यूशन ऑफ हैवी वाटर कंटेनिंग Na2CO3 व्हेन इलेक्ट्रोलाइज्ड इवॉल्व हैवी हाइड्रोजन एट कैथोड। तो जब हम लोग D2O करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पर D2 मिलेगा कैथोड में, वरना H2 मिलता, बराबर। इस तरह से हो रहा है। अभी एज ए यूज़ क्या है, तो यूजेस के अंदर आप देख सकते हैं एज अ मॉडरेटर यूज हो सकता है, यानी कि हैवी वाटर इज एक्सटेंसिवली यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्शन सिंस इट स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड दस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहली बात कि स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हैवी वाटर यूज़ होता है उसके अंदर।
एज ए ट्रेसर कंपाउंड, कई बार ट्रेसर कंपाउंड के फॉर्म में भी यूज होता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि हैवी वाटर इज यूज एज अ ट्रेसर कंपाउंड फॉर स्टडिंग द मैकेनिज्म। अगर कोई केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आपको सीखना है तो उसमें ट्रेसर टेक्निक आती है बेटा, वो आप 12th में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि अगर मुझे व्हेन हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी कि H3PO2 इज ट्रीटेड विथ D2O, तो आप देख सकते हैं कि ओनली वन हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी एक्सचेंज विद ड्यूटेरियम, यानी कि इसमें से एक ही हाइड्रोजन यहाँ पर डिस्प्लेस होता है, बराबर। ओनली वन हाइड्रोजन इज फाउंड टू बी, ओनली वन हाइड्रोजन एटम एक्सचेंज विथ ड्यूटेरियम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि H3PO2 के अंदर एक ही एंड फैक्टर जब आप लिखते हो ना मोल कंसेप्ट के अंदर, तो उसमें वन लेते हो, तो ये इसका प्रूफ है, ट्रेसर टेक्निक से हमें पता चल जाता है। और इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। H3PO2 यानी हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, तो यही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, बराबर, बाकी कोई भी नहीं। सो द सजेस्ट दैट कि H3PO2 हैज ओनली वन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम एंड इट इज मोनोबेसिक एसिड। तो इससे ये प्रूव हो जाता है बेटा कि ये जो एसिड है वो एक मोनोबेसिक एसिड है। कैसा है? मोनोबेसिक एसिड है। चलो ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डाइड्यूटेरियम, यानी कि हैवी हाइड्रोजन और डाइड्यूटेरियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर। तो यहाँ पर दिख ही रहा है ना, ये हैवी वाटर जो है इसको जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर कैथोड में जो मिल रहा है हमें वो D2 ही मिल रहा है, बस उसी की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से ये यूजेस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आज हमने देखा कि ड्यूटेरियम जो है उसमें क्या होता है और आयन एक्सचेंज मेथड भी हमने सीखा। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में डिस्कस करेंगे, बराबर है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।